मेरी शादी एक कम उम्र हसीन और नाजुक सी लड़की से हुई थी। शादी के चंद महीने मेरी जिंदगी के सबसे खुशगवार दिन थे। हम हंसते थे, बोलते थे, एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे रहते थे। मगर फिर एक दिन मजबूरी का बोझ मेरे कंधों पर आन पड़ा। मुझे दुबई जाना पड़ा। जाने से पहले उस दिन का मंजर आज भी मेरी आंखों में ताजा है। जब वो मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर खौफ की लकीरें थी। वो बार बार कह रही थी कि मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। मैंने उसके आंसू साफ किए, उसे दिलासा दिया और कहा कि ये सिर्फ चंद महीने की बात है, फिर हम साथ होंगे। लेकिन उस वक्त मैंने उस खौफ की गहराई को नहीं समझा जो उसके दिल में था। दुबई पहुंचकर एक महीने तक हम फोन पर बात करते। वो कभी हंसती, कभी उदास हो जाती। मैं समझा कि ये शायद जुदाई का असर है। लेकिन एक दिन अचानक उसके फोन आना बंद हो गए। मैंने कई बार कॉलें की, पैगामात भेजे, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने कई बार उसका नंबर मिलाने की कोशिश की। शुरू में तो पैगामात चले जाते थे, लेकिन कुछ वक्त बाद ना तो पैगाम जा सका, ना ही कॉल जा पाई। नंबर बंद हो चुका था। मैंने अपने छोटे भाई को भी फोन किया और कहा कि जरा मेरे घर जाकर पता करो कि तुम्हारी भाभी कहाँ है। अगली शाम उसने मुझे इतला दी कि तुम्हारे घर को ताला लगा हुआ है। ये सुनकर मैं समझा कि शायद वो चंद दिनों के लिए मेके चली गई हो। मैं अपने दिल को बार बार तसल्लियां दे रहा था, लेकिन अगर वो मेके गई भी होती तो मुझे फोन जरूर करती। मेरे दिल में अजीब से वहम उठने लगे। उसकी माँ का नंबर मेरे पास नहीं था कि मैं बराह रास्त उससे राब्ता करता। एक नंबर था, लेकिन जो मेरे पास मोबाइल पुराना था वो उसमें घर पर ही रह गया था। अब मेरे पास कोई जरिया नहीं बचा था। आखिरकार मैंने अपनी माँ को फोन किया और पूछा कि अम्मा, आपकी बहू कहाँ है? कई दिनों से उसका पता नहीं चल रहा, बराहे करम मुझे खबर दीजिए। अम्मा ने सर्द लहजे में कहा कि मुझे तो उसका कोई इल्म नहीं है। हाँ, अगर तुम कहते हो तो पता कर लेती हूँ। तुम्हारी बीवी बहुत बदतमीज है। मैंने उसे कहा था कि मेरे पास आकर रह लो, क्योंकि तुम बाहर चले गए हो। लेकिन वो मुझसे लड़ने लगी, बदतमीजी करने लगी, कहने लगी कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं। मैंने मजीद कुछ ना कहा और खामोशी से घर वापस आ गई। मैं मोहल्ले वालों को तमाशा नहीं दिखाना चाहती थी, मगर खैर, क्योंकि तुम कह रहे हो तो मैं पता किए देती हूँ, कोशिश करती हूँ। अम्मा ने ये कहकर मजीद के घर को कहा कि वो अक्सर घर को ताला लगाकर निकल जाती है, फिर किसी को खबर नहीं होती कि वो कब घर आती है और कब जाती है। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल और बेचैन हो गया। मैं शाम तक उसके फोन का इंतजार करता रहा कि अम्मा शायद मुझे कोई खबर दे, लेकिन अम्मा की तरफ से कोई पैगाम ना आया। मजबूरन मैंने दोबारा अम्मा को फोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी बीवी घर पर नहीं है। मैंने पता किया है कि घर को ताला लगा हुआ है। हो सकता है अपनी माँ के यहाँ चली गई हो। इसी दौरान मेरे ख्वाब आने लगे। रात को आंख लगते ही उसे देखता तो जो किसी अंधेरे कमरे में पड़ी होती थी। बाल बिखरे हुए होते थे, आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती थी और वो रोते हुए बार बार दोहराती थी कि मैं बहुत बुरे लोगों में फंस गई हूँ। मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। मैं चीख के उसकी तरफ बढ़ता, मगर जैसे ही मैं हाथ बढ़ाता वो धुंध में कहीं गायब हो जाती थी। ऐसे ख्वाब हर रात आने लगे। मेरी नींद बेचैन हो गई और दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। 4 महीने बाद मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चला आया। दरवाजे पर जंगलूद ताला लटक रहा था। मैं देर तक वहां खड़ा दरवाजे को घूरता रहा, मगर जवाब सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। घर चला गया माँ के पास। माँ से पूछा तो माँ ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे बार बार कहा था कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरा बेटा तो चला गया है, मगर अब तुम मेरे साथ रहा करो। मगर वो नहीं मानी। मैं समझी शायद तुमने उसे मना कर दिया हो, इधर ही रहो। मोहल्ले वाले कहते कि वो अच्छे किरदार की नहीं है, कई लोगों का उसके घर आना जाना है। तुम्हें तो पता है, छोटी सी उम्र की थी, खूबसूरत भी थी। ऐसी लड़कियों के किरदार की गवाही नहीं दी जा सकती। मेरी माँ मुझे मजीद तरह तरह की मिसालें देती रही और मेरी बीवी को बुरा भला कहती रही, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। माँ ने कहा कि दफा करो, तुम छोड़ दो उसको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। चली गई, दफा करो उसको। लेकिन मेरा दिल उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जाते हुए उसकी आंखों में मैंने अपने जाने का खौफ देखा था।
कई दिन में दर दर अपनी बीवी को ढूंढता रहा, पुराने मोहल्ले के दरवाजे खटखटाता, रिश्तेदारों से सुराग लेता, मगर सब बेखबर थे। आखिरकार पुलिस के यहाँ चला गया, जहाँ इंस्पेक्टर ने मेरी बात सुनने के बाद कहा कि मुझे आपकी माँ का बयान लेना होगा। मगर मैंने फौरन इनकार कर दिया तो उसने फाइल बंद कर दी और केस आगे न बढ़ सका। मायूस होकर मैं घर लौटा और कुछ दिन के बाद पुराना घर साफ करने का सोचा। दरवाजा खोला तो बसीदा फर्श पर गर्द जमी हुई थी, पंखे पर जाले लटक रहे थे। मैंने सफाई शुरू कर दी तो बैठक में संदूक हटाते ही मेरा दिल दहल गया। कब्रों के बीचों बीच जंजीर पड़ी हुई थी, जिसके दोनों सिरों पर कुंडे लगे हुए थे और साथ दो पुराने बर्तन रखे हुए थे, जैसे किसी कादी को खाना दिया गया हो। फर्श पर एक धुंधला सा निशान था, जैसे कोई तवील वक्त वहां बैठा रहा हो। एक जगह फर्श पर थोड़ा सा खून लगा हुआ था, शायद वो हाथ के कुंडे या पाँव के कुंडे चुभ गए थे। मैं दोनों कुंडों को उठाकर देखने लगा। एक कुंडे में खून लगा हुआ था। पास पड़े बर्तन पुराने नहीं लग रहे थे, शायद कुछ दिन पहले उनमें खाना दिया गया था। उनके करीब ही रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जो ज्यादा पुराना नहीं लग रहा था। मैं वो सीधा होकर देखने लगा कि शायद मेरी बीवी का कोई सिरा मिल जाए। कोने में एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिस पर घेरा बंधी हुई थी, शायद किसी से उसको बांधा गया था। आगे बढ़ा तो एक लोहे के प्याले के नीचे कुछ गोलियों के खाली पत्ते पड़े हुए थे। ये नशे की गोलियां थी, जिनमें बहुत ज्यादा नशा होता है, और ये पत्ते बहुत ज्यादा तादाद में थे। मैंने उन पत्तों को हाथ में पकड़ा, मेरे हाथ कांपने लगे और दिल चीख उठा कि शायद वो यही कैद थी। मैंने ये बात एक पुराने पड़ोसी को बताई तो उसका रंग उड़ गया। उसने कहा कि हाँ मुझे लगता है शायद यहाँ पर कोई था। कोई शाम शाम को अक्सर किसी के चीखने और रोने की आवाज आती थी। हमें शक होता था, हम बाहर निकलते थे, मगर फिर वो आवाजें खत्म हो जाती थी। सफेद दुपट्टा ओढ़े यहाँ पर एक औरत आती थी। वो अक्सर सुबह बहुत सवेरे और रात गए तक आती थी। मैंने उसे कई बार आते जाते देखा था, और वो शाम को अक्सर ताला लगा रही होती थी, फिर यूं निकलती थी जैसे कुछ छुपा कर जा रही हो। हमें तो ऐसा लगता था कि शायद वो तुम्हारी बीवी है। लेकिन एक दिन मेरी बीवी ने देखा तो कहने लगी, नहीं वो तो नौजवान लड़की थी, ये तो जरा बड़ी उम्र की लगती है। इसीलिए अच्छी तरह खुद को छुपा कर रखा होता है कि शायद कोई शक ना करे। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। और तुम्हें पता है, शहर में यूं किसी की टो लेना अच्छी बात नहीं होती, लोग बिला वजह फंसा देते हैं। इसलिए हमने और कुछ नहीं किया। एक रात तो बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। मैं निकलकर बाहर देखने लगा तो अचानक वो आवाजें बंद हो गई। फिर रात अचानक सब खामोश हो गया। सुबह देखा तो एक पुरानी वैन आई और सब कुछ अंदर डालकर चली गई। मेरी सांसें रुक गई और दिल में उम्मीद जागी कि शायद मेरी बीवी जिंदा है। मैंने शहर भर में पुरानी सफेद वैन का सराग लगाना शुरू कर दिया। 2 दिन के बाद एक शख्स ने बताया कि एक ऐसी वैन पुराने गोदाम के पास रुकी थी, जहां लोग जाने से डरते हैं। मुझे लोगों ने बहुत डराया। एक पास खड़े चौकीदार ने कहा कि ये इलाका ठीक नहीं है, यहाँ जो जाता है वापस नहीं आता। यहाँ पर कुछ लोग चोर और डाकू भी रहते हैं। सुना है आजकल यहाँ जिन का साया भी है, और यहाँ पर अच्छे लोग नहीं आते। ये सुनकर एक लम्हे के लिए दिल में खौफ सा पैदा हुआ, लेकिन बीवी की मोहब्बत उस खौफ से कहीं ज्यादा थी। मैं बिना खाए उस रास्ते की तरफ चला जा रहा था। अपनी जान की परवाह नहीं थी, मुझे तो बस अपनी बीवी को ढूंढना था। लोग कहते थे कि तुम्हारी माँ कसूरवार है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैं कहता था कि मेरी माँ ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। बड़े यकीन और दिल के साथ से सोचता हुआ मैं चल रहा था। मैं शाम ढलते ही वहां पहुंचा। जगह सुनसान थी और टूटे दरवाजे के पीछे गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अंदर कदम रखते ही वो सीधा बू और नमी का एहसास हुआ। अचानक जंजीर टकराने की आवाज आई। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे के दरवाजे के पीछे वही सदा सुनी जो ख्वाब में आती थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने दरवाजा को तोड़ने की कोशिश की, कफल टूटा। अंदर दाखिल होते ही जम गया। मेरी बीवी कुर्सी पर बैठी थी, चेहरा दर्द, होंठ खुश्क और हाथ पांव जंजीरों से जकड़े हुए थे। लेकिन इससे ज्यादा लज्जाखेज मंजर ये था कि उसके सामने एक कुर्सी पर मेरी माँ बैठी हुई थी, जिसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, मैंने कहा था ना इस मामले में मुझे शामिल मत करो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं हैरान और परेशान खड़ा था, चीख कर पूछा, माँ ये सब क्या है? तो माँ ने कहा, ये लड़की तुम्हें मुझसे छीन रही थी, तुम मेरा वाहिद सहारा हो, तुम्हें अगर ये ले जाती तो मैं क्या करती। उसकी आवाज में मोहब्बत नहीं थी, बल्कि एक बीमार सा जुनून था। मैं बीवी की तरफ बढ़ा तो माँ ने जेब से चाकू निकाला और धमकी दी कि एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हारी बीवी यहाँ खत्म कर दूंगी।
बीवी रोते हुए कह रही थी कि मत आओ, भाग जाओ, मगर मैं भागने वालों में से नहीं था। मैंने लोहे का डंडा उठाकर माँ के हाथ पे मारा, चाकू गिरा, बीवी ने चीख मारी, मैंने जंजीरें तोड़कर उसे आजाद कर दिया। वो मेरी बाहों में आकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन माँ फिर उठ खड़ी हुई। खून रस रहा था, मगर आंखों में पागलपन था। वो चीखती हुई हम पर झपट रही थी कि बाहर से पुलिस का शोर सुनाई दिया। शायद पड़ोसियों ने इत्तला दे दी थी। पुलिस ने अंदर घुसकर माँ को काबू कर लिया, मगर अब जो भी चीखती थी कि ये मेरा बेटा है, कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मैं बस खड़ा देखता रहा, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ बीवी, और मैं ऐसा बेटा जो बीवी का ना दुख